स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव की अभिव्यक्ति और माध्यम की जो किताब है उसके क्वेश्चन आंसर। तो जो क्वेश्चन आंसर है इसके मैं पहले आपके 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से पहले वो देख लीजिए। अभी तक मैंने 52 क्वेश्चंस जो है वो कवर करवा दिए हैं। अब चलिए करवा दिए हैं, अब हम आगे करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। तो जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है उसकी विशेषता लिखनी है। तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है? किसी भी विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किसी भी विषय पर रिपोर्टिंग करना विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाता है। तो इसकी विशेषता लिखनी है कोई भी। तो यहाँ पर 2 विशेषताएं दी गई हैं। अगर आपको और भी देखनी है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया गया है, वहाँ से जा सकते हैं। देखिए, इसकी पहली विशेषता है घटना और घटना के महत्व का स्पष्टीकरण। जिस भी घटना के बारे में, समस्या के बारे में बताया जा रहा है उसके महत्व का स्पष्टीकरण किया जाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत। स्पष्टीकरण का मतलब है कि स्पष्ट किया जाता है कि इसका महत्व क्या है। अगला देखिए, इसकी अगली विशेषता है रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि क्षेत्रों में प्राथमिकता। जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी सामान्य लेखन से हटकर किसी विषय पर लेखन किया जाता है तो उसे विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं। तो इसमें अगर कोई जो रिपोर्टर है वो रिपोर्टिंग कर रहा है किसी विषय को लेकर, चाहे वो रक्षा का विषय हो, चाहे विदेश नीति का हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, तो वो क्या करता है, तो इससे क्या होता है, उस विषय को प्राथमिकता मिलती है, उस क्षेत्र को प्राथमिकता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं? तो जो मुद्रण माध्यम है वो पहले क्या होता है हम समझ लेते हैं। मुद्रण माध्यम या फिर प्रिंट माध्यम दोनों एक ही बात है। ये जो छपी हुई चीज़ें होती हैं उन्हें मुद्रण माध्यम कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? समाचार पत्र हो गया, पत्रिका हो गई और पुस्तकें हो गई। तो इस समाचार पत्र मतलब अखबार। तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें जो भी छपी हुई होती हैं तो उन वही क्या होती है, मुद्रण माध्यमों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है? तो जो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वो उस न्यूज़ को कहा जाता है, टीवी के अंतर्गत पहला चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। इसके अंतर्गत जो रिपोर्टर होता है या फिर जो एंकर होता है वो क्या करता है, केवल मुख्य समाचार को तक पहुंचाया जाता है। अगला देखिए, ड्राई एंकर। जो ड्राई एंकर है वो कौन होता है? ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। जो ड्राई एंकर है वो क्या करता है, वो जब तक दृश्य नहीं मिलते हैं तो वो क्या करता है, वो दर्शकों तक जो रिपोर्टर से मिली हुई जानकारी होती है उसको ही बताता है। आगे देखिए, फ़ोन इन से क्या तात्पर्य है? फ़ोन इन, जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं फ़ोन, तो इसमें क्या होता है, जो एंकर होता है वह घटना स्थल पर जो उपस्थित रिपोर्टर होता है उससे बात करता है वह फ़ोन पर, और उस चर्चा को वह अपने टेलीविज़न के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाता है, उस जानकारी को। आपने देखा होगा कि जब तक दृश्य नहीं मिलते हैं या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जो दृश्य नहीं मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, जो रिपोर्टर जो उस घटना स्थल पर उपस्थित है उससे एंकर बात करता है और अपनी बात को क्या करते हैं, वो न्यूज़ चैनल पर दिखाते हैं, जिससे कि जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वह दिख पाती है। आगे देखिए, इंटरनेट पर समाचार से संबंधित क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? तो जो इंटरनेट है उस पर पढ़ने की, सुनने की और देखने की तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम उस पर किसी भी समाचार को पढ़ सकते हैं,
किसी भी खबर को हम सुन सकते हैं और हम साथ ही साथ देख भी सकते हैं। आगे देखिए, रेडियो कैसा जनसंचार माध्यम है। तो जो रेडियो है वह एक श्रव्य माध्यम है या फिर एक रेखीय माध्यम है। एक रेखीय माध्यम का मतलब है यह केवल एक श्रव्य माध्यम है, इसके अलावा इसमें और केवल यह श्रव्य माध्यम है, इसे हम सुन सकते हैं, हम देख नहीं सकते और ना ही पढ़ सकते हैं, तो यह केवल श्रव्य माध्यम है। इसमें ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है या फिर इन तीनों का मेल होता है। इन तीनों के जरिए ही क्या होता है, जो सूचना है वो श्रोताओं तक पहुंचाई जाती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, विचार परक लेखन क्या होते हैं, या फिर विचार परक लेखन में क्या क्या आता है। जो विचार परक लेखन होता है उसमें लेख आते हैं, टिप्पणियाँ आती है, संपादकीय जो पृष्ठ पर जो संपादक के नाम जो पत्र होते हैं या फिर जो संपादक जो होता है वह संपादकीय पृष्ठ पर अपने विचार व्यक्त करता है वो आते हैं, और स्तंभ लेखन आता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेक्स का क्या तात्पर्य है। तो जो क्लाइमेक्स होता है वो क्या होता है, समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पक्ष ही क्या कहलाता है, क्लाइमेक्स कहलाता है। जो समाचार होते हैं उसमें जो भी घटना होती है उसका नवीनतम और महत्वपूर्ण जो पक्ष होता है, जो भी महत्वपूर्ण सूचना होती है उसको ही समाचार के अंतर्गत क्लाइमेक्स कहा जाता है। तो जब भी तो कहा जाता है कि जो समाचार लेखन की शैली है उसमें जो क्लाइमेक्स है वो फर्स्ट पैराग्राफ में आता है, यानी कि इंट्रो में आता है। इसका मतलब यही है कि जो भी महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जो भी महत्वपूर्ण बात होती है उसको ही क्लाइमेक्स कहा जाता है। आगे देखिए, समाचार पत्रों में विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो जो विशेष लेखन है उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। समाचार जो पत्र होते हैं उनमें यानी कि अखबारों में विशेष लेखन के बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे कि व्यापार जगत, खेल क्षेत्र हो सकता है, विज्ञान, कृषि, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, कानून और इस तरीके के और भी विषय हो सकते हैं, क्षेत्र हो सकते हैं जिन पर विशेष लेखन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में सूचनाएं प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जो समाचार पत्र है उसमें अगर कोई भी सूचना प्राप्त करनी है, फिर घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो जो रिपोर्टर होता है वो कहाँ कहाँ से ले सकता है उन सूचनाओं को, तो इसके बारे में पूछ रखा है। तो ये जो सूचनाएं होती है विभिन्न मंत्रालयों से, जैसे कि जो मंत्रालय होते हैं उसमें कोई भी नई घटना घटित होती है तो उसके बारे में जल्द से जल्द क्या करता है रिपोर्टर, उस सूचना को अपने या तो अखबार में, अगर वह अखबार के लिए कार्य कर रहा है तो अखबार के लिए वह लेखन करता है, अगर वह टेलीविज़न पर कार्य करता है तो जल्द से जल्द टेलीविज़न पर वो क्या करता है उस सूचना को उपलब्ध करवाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके जरिए प्राप्त होती है। विज्ञप्तियों, साक्षात्कारों, जांच समितियों की जो रिपोर्ट होती है उनके जरिए, इंटरनेट है उसके जरिए बहुत बार क्या होता है सूचना प्राप्त होती है। जिस बात तक वह पहुंच नहीं पाते हैं उससे पहले ही जो लोग होते हैं वो उस सूचना को इंटरनेट पर उपलब्ध करवा देते हैं। विभिन्न सूचना एजेंसियों के द्वारा उन्हें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। जो पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाएं हैं उनके नाम बताने हैं जो ओनली पर्यावरण से संबंधित है। तो इसमें आता है पर्यावरण एब्स्ट्रैक्ट, डाउन टू अर्थ, नेशनल ज्योग्राफी। तो इस तरीके की कितनी भी पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाएं हैं जिसे आप जानते हैं उसके नाम लिख सकते हैं। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही नाम लिखने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसे आप अच्छे से याद करिएगा। तो ये पहला छापाखाना भारत में 1556 में खुला और ये गोवा में खुला। अगला क्वेश्चन, मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। जो मुद्रण है उसका प्रारंभ चीन से माना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आजकल टैली प्रिंटर पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं। जो टैली प्रिंटर है उसमें 1 सेकंड में कितने शब्द हम भेज सकते हैं पूछा गया है। तो 1 सेकंड में 56 किलोबाइट जो है वो भेजे जा सकते हैं, और 56 किलोबाइट का अर्थ है 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख वेबसाइट कौन सी है? तो जो भारत की जो प्रमुख वेबसाइटें हैं उनके अंतर्गत rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, सीफी, हिंदू, तहलका.com। जो तहलका.com है उसे तो विशुद्ध वेब पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय भी जाता है। अगला क्वेश्चन, नई वेब भाषा क्या कहते हैं? जो नई वेब भाषा है उसे क्या कहते हैं? उसे HTML कहते हैं। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ क्या होना आवश्यक है? तो एक अच्छे या फिर रोचक फीचर के लिए क्या होना आवश्यक है? एक फ़ोटो का, जो फ़ोटोज़ होती हैं उनका होना आवश्यक है, जिससे कि कोई पढ़ने वाला आकर्षित होता है। रेखांकन यानी अंडरलाइन किया हो तो इससे पता चलता है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें। ग्राफिक्स मतलब ग्राफ्स का होना आवश्यक है। तो इन चीज़ों के बिना एक रोचक फीचर तैयार नहीं किया जा सकता। अब बात आती है अगले प्रश्न की, डेस्क किसे कहते हैं? जो डेस्क होता है, आप ये मत सोचिए डेस्क जो है वो आपके बैठने का है, नहीं नहीं। जो डेस्क है यहाँ पर, यह समाचार के अंतर्गत डेस्क किसे कहते हैं? तो जो समाचार के अंतर्गत जो डेस्क होता है, समाचारों में किसी विशेष लेखन के लिए कार्य करने वाले पत्रकारों के समूह के लिए एक निश्चित समय और स्थान को ही डेस्क कहा जाता है। किसी भी विशेष लेखन के लिए अगर कोई जो पत्रकार है वह किसी विषय पर लिख रहा है, मतलब कि उसका एक अपना अलग विषय है, उसके लिए उसका एक अलग समूह भी होगा। अगर वह खेल के विषय में लिख रहा है तो उसके लिए जो खेल जितने भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं खेल के लिए, उनका एक अलग समूह होगा। तो एक अलग निश्चित समय भी होता है और स्थान भी प्राप्त होता है, उसको ही डेस्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि चाहे वो रेडियो की पूछी जाए, चाहे अखबार की पूछी जाए, चाहे टेलीविज़न की पूछी जाए, भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा आम बोलचाल की होनी चाहिए और उसमें सटीक मुहावरों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे मुहावरों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो कोई समझ ही ना सके। ऐसे मुहावरों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो लोकप्रिय हो, सटीक हों। सटीक का मतलब है जो जहाँ पर सूट कर जाए, मतलब कि जहाँ पर जो मुहावरा बोलना चाहिए वही वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी जो खबर है उसे अच्छा दिखाने के लिए आप किसी मुहावरे को कहीं पर प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस साइट को जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है आप इसे कट कर लीजिए क्योंकि ये आंसर आपका गलत है। इसका श्रेय तहलका.com को जाता है। तो बहुत बार जो बुक्स हैं उसमें जो आंसर है इसका गलत है, पर आपको इसका आंसर तहलका.com ही लिख के आना है। आगे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पहले ही कवर हो चुके हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को स्किप कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस पहले की तो आप वो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, ये मैं सीधे 79 पे इसलिए आई हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन है वो स्किप करने पड़े, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो जो क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। संपादक के नाम पत्र स्तंभ की उपयोगिता पूछ रखी है यहाँ पर। जो संपादक के नाम पर पत्र लिखा जाता है, लेटर टू एडिटर जो लिखा जाता है पत्र, उसकी उपयोगिता क्या है? तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर हम किसी समस्या को लेकर पत्र लिख रहे हैं, संपादक के नाम पत्र, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें संपादक के नाम पत्र लिखने के लिए आता है, तो किसी जन समस्या के आधार पर हम पत्र लिखते हैं किसी समस्या पर। तो इससे क्या होता है, इससे जो पाठक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो विभिन्न मुद्दे या फिर समस्याएं होती हैं उसमें अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। और इससे जो नए लेखक होते हैं उनकी लेखन की जो शुरुआत भी अच्छी हो सकती है या फिर अवसर प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई लेखक जो है वो लेखन कार्य करना चाहता है तो वो इस तरीके से भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नहीं 24x7 हिंदी समाचार चैनलों के नाम लिखिए, अथवा किन्हीं 2 हिंदी समाचार चैनलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो 24x7 है इसका मतलब है ऐसे समाचार चैनलों के नाम लिखने हैं जो 24 घंटे चलते हों
और सातों दिन चलते हो। इसका मतलब उसमें कोई भी छुट्टी ना होती हो, 24 घंटे वही चैनल चलेंगे और सातों दिन वही चैनल चलेंगे, जो कभी भी छुट्टी ना लेते हो, बीच में नहीं रुकते हो। तो उन चैनलों के नाम पूछ रखे हैं, तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी चैनल का नाम यहाँ पर आप अपनी मर्जी से किसी भी चैनल का नाम लिख सकते हैं जो 24 घंटे और सातों दिन हफ्ते के चलते हों। पर एक यहाँ पर जो स्टार न्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फोर्थ वाला, इसे आप कट करके इसका जो नया नाम है ABP न्यूज़ जो है वो स्टार न्यूज़ से ABP न्यूज़ हो चुका है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए अगर आप यही वाले लिख रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों होती है? हम पहले भी कई बार समझ चुके हैं कि जो आर्थिक मामलों की जो पत्रकारिता होती है उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वह सामान्य जो पत्रकारिता होती है उसे जटिल होती है। जैसे कि चांदी लुढ़का, सोना उछला, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका मतलब शायद हम समझते भी ना हो, जिन्हें केवल व्यापारी लोग ही समझ सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें क्या लिख रखा है। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता के लिए अर्थ व्यापार जगत की विशेष जानकारी होना आवश्यक है। वही बात है कि जो अर्थ व्यापार जगत है, मतलब कि अर्थव्यवस्था के बारे में, व्यापार के बारे में जानकारी होना हमें आवश्यक है। उसके बिना हम इनकी भाषा शैली नहीं समझ सकते हैं। इनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, अपनी एक अलग ही भाषा होती है, जैसे कि चांदी लुढ़का, सोना उछला, इस तरीके की आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। यह क्षेत्र भी बहुत व्यापक है, इसकी शब्दावली की जानकारी भी आवश्यक है। अगर हमें किसी भी आर्थिक मामलों की जो पत्रकारिता है, अगर हमें उसे पढ़ना है तो समझना है, तो उसकी शब्दावली का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सामान्य पत्रकारिता की तुलना में आर्थिक पत्रकारिता कठिन होती है, इसी कारण होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत लोकप्रिय होने का कारण क्या है? अब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए किसी भी घटना या फिर समस्या के बारे में बताया जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंटरनेट आ सकता है, रेडियो आ सकता है और टीवी आ सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी घटनाएं हैं उन्हें हम सुन सकते हैं, जो भी घटनाएं हैं उनसे हम अवगत हो सकते हैं। हम जो टेलीविज़न है उसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम नहीं चला सकते हैं। इसी तरीके से रेडियो है और इसी तरीके से इंटरनेट है। इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए भी हमें फ़ोन को या फिर लैपटॉप को या कंप्यूटर को चार्ज करना होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत लोकप्रिय होने का कारण यह है कि इसका प्रयोग पढ़े लिखों के साथ साथ अनपढ़ भी कर सकते हैं। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पढ़ा लिखा ही होना आवश्यक है जब इसका प्रयोग किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके समाचार हर वक्त उपलब्ध होते हैं, जैसे कि इंटरनेट पर हर वक्त उपलब्ध होते हैं और टेलीविज़न पर भी ज़्यादातर जो समाचार है वो तत्कालिक जो समाचार है वो पहुँचाए जाते हैं, तथा सचित्र होने के कारण विश्वसनीय भी होते हैं। उसमें चित्र होने के साथ हमें यह हो जाता है कि अगर चित्र आए हैं किसी भी घटना के तो ये आवश्यक घटित हुई होगी, तो इसलिए विश्वसनीय भी होते हैं। तो यहाँ पर 3 जो हैं इसके लोकप्रिय होने के कारण बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादन के किन्हीं 2 सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। पत्रकारिता की साख का मतलब है कि जो पत्रकारिता लेखन है, उसे बनाए रखने के लिए जो संपादक है उसे किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उसे निष्पक्षता का व्यवहार रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी का पक्ष ले। अगर वह न्यूज़ जो है उससे जनता को अवगत कराने जा रहा है तो उसे किसी का एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक के बारे में तो बहुत बुराइयां कर दी और दूसरे के बारे में बहुत अच्छाई कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर दूसरे में भी बुराई है तो उसकी भी बुराई का उल्लेख करना चाहिए। दूसरा, तथ्यों की शुद्धता। जो तथ्य हैं, जो भी तथ्य दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सच्चे होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की
सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो जो जनसंचार के माध्यम हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता सबसे बड़ी यही है कि इनमें क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। मुद्रित माध्यम है, मुद्रित रूप में उपलब्ध है तो उसका भी रिकॉर्ड है।